हेलो, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के क्लास में बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी जनरल साइंस के वैसे टॉप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। यदि आप लेडी सुपरवाइज़र का या जेएसएससीजीएल या जेपीएससी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर या आरआरबी, रेलवे, एलपी या टेक्नीशियन के कोई भी पोस्ट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी वैकेंसी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये वीडियो का पार्ट 8 है, 1 से लेकर 7 तक ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ। तो आप इसी चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ से सामान्य विज्ञान इम्पॉर्टेंट लिखा रहेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सामान्य विज्ञान का, तो वहाँ से क्लिक करके आप सारा वीडियो को वॉच करके देख सकते हैं, जिसमें आपका एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, डिटेल्स में थोड़ा समझेंगे, ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे आपसे। ठीक है, यदि आप लोगों को आंसर मालूम है तो फटाफट कमेंट में दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को फ्री में, आपका जरूर लाभ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम आप लोग पढ़े होंगे लाइट चैप्टर में, यदि मालूम है तो फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन नंबर सी में है म्यू इक्वल टू साइन आर प्लस साइन आई, और ऑप्शन नंबर डी में है म्यू इक्वल टू एम नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, या म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। लाइट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन। ठीक है, उसमें आप लोग अपवर्तन के नियम पढ़े होंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसमें कहा गया था कि किन्हीं दो माध्यम के लिए अपवर्तन कोण का ज्या यानी साइन ई तथा अपवर्तनांक कोण के ज्या साइन ई का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसे हम म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर के रूप में लिखते हैं, और इसी नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, which of the या फॉलोइंग इज द नॉट ए इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव। ठीक है, विद्युतीय चुंबकीय वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि इनमें से विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन क्या है? बीटा रे, जिसको हम लोग बीटा किरण बोलते हैं, अल्फा रे, गामा रे, जिसको हम बोलते हैं अल्फा रे या गामा रे किरण बोलते हैं। ठीक है, और ए और बी दोनों। तो आपको आंसर बताना है कि इनमें से विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग मैग्नेटिक के चैप्टर के यदि आप स्टडी किए हैं तो आप लोग को आंसर फटाफट मालूम होगा, और नहीं किए हैं तो इसका आंसर जो है मैं अभी आंसर आप लोग को क्लियर कर दूंगा, बट आपको थोड़ा सा गेस करना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो देखिए, इनमें से यदि बात की जाए तो गामा रे, गामा रे हम लोग को पढ़ चुके हैं कि गामा रे क्या है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है। ठीक है, इसकी खोज जो है पोलैंड में किया था। ठीक है, एक्स रे, यहाँ पर एक्स रे है नहीं है, तो गामा रे के साथ साथ कौन सा है? एक्स रे भी है। गामा रे के साथ साथ एक्स रे भी क्या है? विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। लेकिन बीटा रे नहीं है, अल्फा रे नहीं है। ठीक है, तो ए और बी क्या होगा? इनमें से हम लोग को कहा गया क्वेश्चन में कि नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था? नहीं है। तो बीटा रे तो नहीं है, गामा रे भी नहीं है, ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दोनों क्या हो जाएगा?
विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर विद्युतीय चुंबकीय तरंग कौन कौन सा है। तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग में आ जाएगा, आपको लिख कर रख सकते हैं, तो लिखिएगा एक्स रे, एक्स किरण जिसको बोलते हैं, गामा रे, गामा रे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, दृश्य विकिरण जिसको हम बोलते हैं विजुअल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन जिसको आवर्त विकिरण बोलते हैं, लघु रेडियो यानी स्मॉलेस्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आता है। एक होता है कि लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जिसको लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, दीर्घ रेडियो तरंग ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर आता है। और अभी हमने बात की है अभी अल्ट्रावायलेट रे, ये भी तो आपका विद्युतीय चुंबकीय तरंग के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है, फिर आप आंसर में ऑप्शन में आइएगा। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा कि भेदन क्षमता पूछ रहा है, आयनन क्षमता नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, गामा रे, बीटा रे और अल्फा रे, इनमें से सभी मतलब ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ऑल ऑफ एबव। एक आंसर देख लेते हैं सबसे अधिक भेदन क्षमता में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गामा रे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा यदि आपसे भेदन क्षमता पूछा जाए तो गामा रे हो जाएगा। आयनन क्षमता यदि पूछा जाए तो आपका हो जाएगा अल्फा रे, इसको बोलते हैं आयनन क्षमता। क्या हो जाएगा, आयनन क्षमता। ठीक है, आयनन क्षमता, इसको भी नोट करके रखिएगा ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप आंसर जवाब दे सकते हैं। बीटा रे की यदि बात की जाए तो ये नेगेटिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, बीटा किरण के बाद ही उत्सर्जित होता है, यानी गामा किरण जो होता है अल्फा एवं बीटा किरण के बाद ही उत्सर्जित होता है। यदि आप रेडियो एक्टिविटी पढ़े होंगे चैप्टर में तो डिटेल्स मालूम होगा कि रेडियो एक्टिविटी क्या कहता है कि जिन नाभिकों में, जिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होता है वे अस्थायी होता है। ठीक है, और ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियस स्वतंत्र ही अल्फा बीटा गामा किरण को उत्सर्जित करता है, यानी इमिशन करता है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा किरण के बाद ही आपका गामा किरण उत्सर्जित होगा, इमिशन होगा। ठीक है, ये क्लियर हो चुका होगा। तो भेदन क्षमता यदि पूछा जाए तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होगा गामा किरण की, और यदि आपका आयनन क्षमता पूछा जाए, आयनन कैपेसिटी पूछा जाए तो हो जाएगा अल्फा किरण की। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं की कहा जाता है। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि समान परमाणु द्रव्यमान है। समान परमाणु द्रव्यमान मतलब एटॉमिक मास जो है इक्वल होता है, बट जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका डिफरेंट होता है। तो ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं, ये आपसे सवाल पूछा गया है, सिंपल सा। तो आपको इसमें बताना है ऑप्शन में कि इसे क्या हम आइसोटोप्स कहते हैं यानी समस्थानिक क्या कहते हैं, या समभारिक यानी आइसोबर कहते हैं, या सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स कहते हैं, या सम इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो क्या आंसर होगा, देखिए जिसका मास, एटॉमिक मास इक्वल होगा लेकिन परमाणु जो नंबर होगा, क्रमांक होगा वो डिफरेंट होगा, उसे हम कहते हैं आइसोबार कहते हैं। इसको बोलते हैं समभारिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोबार, इसको आइसोबार कहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा जान लेते हैं समस्थानिक क्या है। तो देखिए समस्थानिक क्या होता है कि समान परमाणु क्रमांक होगा, मतलब एटॉमिक नंबर इक्वल होगा, समान होगा, बट मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, आप बोलिए एग्जाम्पल थोड़े से दोनों को समझा दे रहे हैं। पहले आंसर हो जाएगा संभारिक। ठीक है, तो संभारिक को इस प्रकार से समझ सकते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है,
थोड़ा सा डिटेल समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आर्गन का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक चीज़ हम समझ रहे हैं। पहले इसका समझ रहे हैं, संभारिक का, आइसोबार का, ठीक है। आर्गन का ले लेते हैं। आर्गन का 40 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 18 दिया है। फिर एक है क्रिप्टॉन, फिर 40 दिया है, यहाँ पर 19 है। फिर है आपका कैल्शियम है, ठीक है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है और ये दिया है 20। यहाँ पर ऊपर में जितना भी देख रहे हैं इसको बोलते हैं मास नंबर, ठीक है। ऊपर में जितना देख रहे हैं वो कॉमन है सभी में, चाहे आप आर्गन में देख रहे हैं, क्रिप्टन में देख रहे हैं, कैल्शियम में, सब समान है। लेकिन नीचे में कहीं न कहीं आपका डिफरेंट दिख रहा है, परमाणु क्रमांक आपका अलग अलग दिख रहा है, कहीं में 18 है तो कहीं 19 है, कहीं 20 है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संभारिक, ठीक है। आप समस्थानिक मानते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। परमाणु क्रमांक जो होता है ना, वो ऊपर में जो है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है? परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान होगा। इसमें डिफरेंट होता है ना परमाणु क्रमांक, ये है परमाणु क्रमांक, ठीक है। इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर संभारिक में समान था, लेकिन समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हो जाएगा समान, परंतु एटॉमिक मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आप ले सकते हैं 1 1 फिर 2 1 इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक समस्थानिक आइसोटोप्स वाला एलिमेंट कौन सा है? तो आंसर मारिएगा पोलोनियम, ठीक है। ऑप्शन सी में कह रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जिन पदार्थों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या सिर्फ समान होगा, ठीक है, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जहां आपको समान दिखाई दे आप तुरंत टिक लगा दीजिएगा सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। अब सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों विन्यास समान होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 इस प्रकार से। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इक्वल होगा, तो आप आंख मूंद के मारिएगा सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मास संख्या होता है। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मास संख्या पूछा गया है, सिंपल सा, ठीक है। हम लोग को पता है कि पार्टिकल्स जो होता है मूल फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 प्रकार से होते हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रॉनों का मास नंबर संख्या होता है। ऑप्शन है 1.674 × 10⁻24 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी है कि 1.6726 × 10⁻24 ग्राम। ऑप्शन नंबर 3 है सी है 9.1 × 10⁻28 ग्राम। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का मास नंबर क्या हो जाएगा? तो आंसर आप बोलिएगा सर 1.674 हो जाएगा, 1.674 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल्स में। 1.672 लगभग देखिए इसमें समान है, ठीक है। यानी 1.674 यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर 1.6726 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो दोनों लगभग बराबर है। यानी ये जो है 1.674 जो है वो आपका न्यूट्रॉन पार्टिकल्स है और 1.6726 जो है वो है आपका प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स पार्टिकल्स। कौन है? इसको बोलते हैं प्रोटॉन्स पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं प्रोटॉन्स पार्टिकल्स, ठीक है। यानी प्रोटॉनों की संख्या इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रोटॉनों की संख्या बोला जाता है। क्लियर है? और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9.1 × 10⁻28 ग्राम लिखा है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉनों की पार्टिकल्स यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल यदि आपसे पूछा जाए तो इसका वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में जीव द्रव्य में ऑक्सीकरण का प्रतिशत है, ठीक है।
फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये खुद का मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, जीव द्रव्य में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 75%, 76%, 78% और 82%। तो जीव द्रव्य में जो ऑक्सीजन का परसेंट होता है, जैसे कि हम लोग पता है जीव द्रव्य में 99 जो एलिमेंट होते हैं वो इन्हीं पदार्थ में होते हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर अन्य चीज़ हो, ठीक है। तो इसका फटाफट आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सर, बोलिएगा सर 76%। जो भी स्टूडेंट 76% गेस किए हैं बिल्कुल सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स में यदि चलते हैं तो डिटेल्स में जान लेते हैं क्या है। तो इसमें हम लोग को पता है कि जीव द्रव्यों का जो 99% भाग जो होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बनता है। वो कौन कौन से तत्व होता है, ऑक्सीजन जिसको 76% कहा जाता है, कार्बन जिसमें होता है 10.5%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 2.5%, ठीक है। तो जीव द्रव्य में 99% जो होता है, जीव द्रव्य का जो 99% जो भाग होता है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्वों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। कौन कौन सा है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, नोट कर लीजिएगा, नोट करना चाहते हैं तो नोट करके रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद होता है हाइड्रोजन होता है H2, ठीक है, और होता है नाइट्रोजन N2, ठीक है। ये 4 तत्वों में बांटा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑक्सीजन का प्रतिशत तो हो जाएगा 76%। यदि आपसे पूछा जाता है कि सर कार्बन का प्रतिशत कितना होता है तो 10.5% होता है, सर हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है तो 10% होता है, नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है सर तो बोलिए 2.5% होता है, ठीक है। यानी जीव द्रव्य का जो होता है यानी प्रोटोप्लाज्मा का लगभग 80% जो होता है भाग जल ही होता है, ठीक है। ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। ऑप्शन है स्वान, बिरचाओ, अल्टमैन और फंक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टमैन ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कब किया था, तो 1886 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1886 ईस्वी में किया था, अल्टमैन ने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था, ठीक है। स्वान का नाम सुने होगा, स्वान या सहन, इन्होंने ये कोशिका के बारे में डिस्कस किया था और उन्होंने ये भी बताया था कि इस प्रकार से ये नाम वर्गीकरण के लिए ये जाना जाता है स्वान, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बिरचाओ। तो बिरचाओ यदि आप लोग को मालूम है, बिरचाओ ने क्या खोजा था, तो बिरचाओ एक होता है आपका मिलिसोसिस। तो मिलिसोसिस डिवीजन के बारे में इन्होंने डिस्कस किया था, इन्होंने डिस्कस बारीकी रूप से इन्होंने बताया था, ठीक है। और फंक ने किया था, विटामिन का खोज किया था। क्लियर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, कोई प्रकार के आरएनए, ठीक है। आपको पता होगा आरएनए, नहीं पता है तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर मारिएगा 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में डीएनए और आरएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर बात हो रहा है क्वेश्चन में कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इसलिए हम डिस्कस करेंगे आरएनए डिटेल्स में। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आरआरएनए, पहला जो होता है 3 प्रकार के जो होता है ना, वो पहला होता है आरआरएनए। आरआरएनए जो होता है उसको बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। उसके बाद होता है टीआरएनए। आप बोलिएगा सर टीआरएनए क्या है, यहाँ तो आरआरएनए तो समझ में आ गया, आर मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम में लगा रहता है वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। टीआरएनए क्या है, तो बोलिएगा सर ट्रांसवर्स आरएनए।
tRNA मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मतलब या प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर ले आता है और प्रोटीन बनाता है, यही इसका काम है, ठीक है। यानी ट्रांसलेशन करते रहता है, प्रोटीन बनाने में अंतिम क्रिया को हम ट्रांसलेशन भी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है और एक होता है rRNA, ठीक है। rRNA आर बोलते रहे, mRNA मतलब होता है मैसेंजर। पहले होता है आपको राइबोसोमल, फिर होता है ट्रांसफर, लास्ट में एम जो होता है वो होता है मैसेंजर। मैसेंजर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, mRNA क्या होता है, यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको कभी भी पूछा जाए कि आरएनए कितनी प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आप मारिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को कहा जाता है। न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है, या एसआई मात्रक अपत्यस्ता को कहा जाता है, या ए और बी दोनों को कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर एक पास्कल के बराबर होता है, और एसआई मात्रक जो होता है इलास्टिसिटी, ठीक है, उसका भी मात्रक जो है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर 1 है आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर, ऑप्शन नंबर 2 है फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन नंबर 3 है मीडियम पर, ऑप्शन नंबर डी है टेम्परेचर पर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड जो है किस माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है, ये है सवाल, ठीक है। तो आपको बताना है किस माध्यम में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस मीडियम में डिपेंड नहीं करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रिक्वेंसी पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। अब देखिए एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा ही, ये डिपेंड करता है कि ध्वनि की चाल किस प्रकार से है। माध्यम नहीं रहेगा तो आप एक आवाज़ का दूसरे आवाज़ को, किसी की बातों को आप ना सुन सकते हैं ना, जो है आप कहेंगे तो आप एक अपने मैसेज थ्रू से किसी का आवाज़ को आप दूसरे तक पहुंचा भी नहीं सकते। यानी ध्वनि जो होता है, साउंड जो होता है वो ट्रैवलिंग करता है, ठीक है, माध्यम में, इसलिए उसके माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम से वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकती है और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए तो इसे कहा जाता है, इसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है, ठीक है, साउंड को। और इसकी चाल विभिन्न माध्यम पे अलग अलग होगा, ठीक है। ताप टेम्परेचर पर भी ये बिल्कुल रहता है, टेम्परेचर भी साउंड का जो वेव होता है वो डिपेंड करता है। और यदि बात किया जाए कि साउंड का वेव जो होता है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, जैसे हम लोग एयर की बात किया जाए तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। हाइड्रोजन में होता है 1269, जल में, वाटर में बात की जाए तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है एट 0 डिग्री टेम्परेचर पर, और कांच में होता है 5640 मीटर पर सेकेंड। एल्यूमिनियम में बात की जाए तो 6420 होता है। लोहा में सबसे ज़्यादा होता है, पूछेगा कौन सा मीडियम में ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होगा, तो ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा, ठीक है। ये भी स्टेज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था मैंने कि ध्वनि का चाल जो होता है सबसे अधिक ठोस में होता है, और ठोस में से कौन सा, लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लोहा में। ध्यान रखिएगा, लोहा से ज़्यादा आप एल्युमिनियम को भी रख सकते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम में लोहा से ज़्यादा होता है 6420। तो ऑप्शन में कहीं यदि एल्युमिनियम दिखाई दे तो आंसर मारिएगा आपको एल्युमिनियम में, क्योंकि 6420 मीटर पर सेकेंड होता है एल्युमिनियम में। तो यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है। यानी आपका एयर में यदि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं ध्वनि का जो स्पीड है यानी साउंड ऑफ स्पीड है वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर पर ये डिपेंड करता ही है। समझ में आ रहा है? ये सारा चीज़ आपको क्लियर करते चल जा रहे हैं ताकि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं। इस बार आपका क्रैक होना चाहिए। यानी हाउ मतलब आपका साइंस में बेटर आपको परफॉर्मेंस देना है। क्वेश्चन नंबर
11th में यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 11 की वातानुकूलन में आपेक्षिक आर्द्रता रहता है। वातानुकूलन मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर वातानुकूलन मतलब क्या होता है, तो बोलिएगा सर एयर कंडीशनरी, एयर कंडीशनिंग मतलब होता है फ्रिज, सीधा सीधा बोलिएगा फ्रिज इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात होता है कि यहाँ पर पूछा है आपेक्षिक आर्द्रता, इंग्लिश बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या रिलेटिविटी ह्यूमिडिटी, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ताप बढ़ने पर जो आपेक्षिक आर्द्रता है वो बढ़ जाता है, यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं एयर कंडीशनिंग जिसको हम बोलते हैं फ्रिज में। अब यहाँ पर पूछा कि आपेक्षिक आर्द्रता कितना होता है, ऑप्शन है कि 60% से लेकर 65% के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में है 0.75 मीटर प्रति मिनट में, और इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 60% से लेकर 65% के बीच में जो होता है आपेक्षिक आर्द्रता होता है। 23 से 25% होता है वो किस में होता है, ताप पर होता है, टेम्परेचर पर होता है, क्लियर है। वायु पर कितना होगा, 0.75 मीटर पर मिनट से लेकर 2.5 मिनट प्रति मिनट तक रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूछा है आपेक्षिक आर्द्रता, तो ऑप्शन नंबर ए सही मारिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फटाफट, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट होगा बट इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्रता स्टेज होता है, स्वतंत्र अवस्था है, वो नहीं रह सकता, कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उसे हम क्या, उसे मोलिकुलस कहते हैं, क्या उसे हम अणु कहते हैं, क्या उसे मोल कहा जाता है, क्या उसे परमाणु कहा जाता है, क्या उसे एटम कहते हैं, क्या उसे परमाणु भार कहते हैं या एटॉमिक वेट कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु, ठीक है। परमाणु क्या हो जाता है कि वो एक पार्टिकल्स, वो एक एलिमेंट का छोटा छोटा पार्टिकल्स होते हैं जो केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, उसे हम एटम कहते हैं, उसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, पोलोनियम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और है क्लोरीन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, फटाफट बोलिएगा, तो बोलिएगा सर पोलोनियम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। समस्थानिक सबसे ज़्यादा किसका होगा, पोलोनियम का होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आवेश रहित कण है। आवेश रहित मतलब समझ रहे हैं आप, यदि आपको समझ में आ गया तो फटाफट आंसर दीजिए कमेंट में आप लोग जरूर दीजिएगा आंसर, ताकि हमें भी पता चले आपको कितने सीरियस है एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो आवेश रहित कण है, ऑप्शन है प्रोटीन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सभी। आवेश रहित मतलब समझ रहे हैं, आवेश मतलब उसका आवेश नहीं है, आवेश मतलब चार्ज है, ये नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निकेल का क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी ताप होता है। ऑप्शन है 770 डिग्री सेल्सियस, 358 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री सेल्सियस और 758 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 770 डिग्री सेल्सियस होता है आपका लोहा में, ये भी आप लोग नोट करके रखिए, लोहा में जो होता है क्यूरी टेम्परेचर 770 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि क्यूरी टेम्परेचर जो होता है वो निकेल में होता है आपका 358 डिग्री सेल्सियस, 358 डिग्री सेल्सियस होता है, किसमें, निकेल में। लोहा में 770 डिग्री सेल्सियस, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देना है आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, CaCO3, ऑप्शन है ZnCl2, ऑप्शन नंबर सी जो है CS4 × हाफ H2O, ऑप्शन नंबर डी जो है CS4 × H2O, क्लियर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यदि फटाफट मालूम है आप लोगों को तो आंसर देना है शुरू कर दीजिए कमेंट में, और लिखिएगा ऑप्शन नंबर कितना का आप आंसर दे रहे हैं, 16 का, 15 का, 20 का, इस प्रकार से लिखिएगा ताकि हमको भी पता चले कि आपने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए आंसर फटाफट आप लोग को देना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता होगा CS4 × हाफ H2O होता है, पता है नहीं होता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी लिखा जाता है CaS4 ऑब्लिक, इस प्रकार से लिखा रहेगा, फिर H2O लिखा रहेगा,
ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये इस प्रकार से फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में रहे, दोनों एक ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CH4 × ½ होता है, सही है। अब देखिए CaCO3 क्या है, बोलिएगा सर CaCO3 क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ZnCl क्या होता है, तो बोलिएगा जिंक क्लोराइड होता है सर, जिंक क्लोराइड इसको बोलते हैं, जिंक, इसको जिंक क्लोराइड कहा जाता है, ठीक है, जिंक क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन, हीलियम, सीजियम, कार्बन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्रबल यदि पूछा जाए ऑक्सीकारक में तो फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली है, डैश लिखा हुआ है, नहीं होता है, होता है, 70S होता है या 80S होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, ठीक है। सीधा सीधा आंसर मारिएगा, प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका झिल्ली होता है वो नहीं पाया जाता है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, डेंड्रोप्लाज्मा भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली तो नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, सेंट्रियोल ने भी नहीं पाया जाता है, और एक भी बोल सकते हैं लिंक पनिजन, ये भी आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। 7S प्रकार जो लिखा गया है वो है राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम बिल्कुल होता है, 70S प्रकार का होता है, बट यूकैरियोटिक में 80% होता है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी में, ठीक है। लेकिन आंसर क्या पूछा है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रीय झिल्ली नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रवर्धन भी कहा जाता है। देखिए, कोशिकाओं का अणुओं जो मोलिकुलर सेल होता है उसका यातायात प्रवर्धन, यातायात मतलब समझ रहे हैं, गाड़ी व्हीकल्स को जो होता है उसको मैनेजमेंट जो करता है उसको बोलते हैं यातायात प्रवर्धन, ठीक है। यातायात प्रवर्धन भी कहा जाता है लाइसोसोम को, लवक को, गल्जिकाए को, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा गल्जिकाए को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं लाइसोसोम क्या होता है। ये सबसे कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रवर्धन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी गल्जिकाओं को, ठीक है। तो सबसे पहले गल्जिकाए समझते हैं, गल्जिकाए क्या होता है। देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं इसको गल्जी बॉडी, ठीक है, हिंदी बोलते हैं गल्जिकाए। इसकी खोज किया था कैमिलो गल्जी ने किया था। वो इटली एगो वैज्ञानिक थे, इटली के निवासी थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही गल्जिकाए की खोज किया था। यह एक सूक्ष्म नलिकाओं, ठीक है, कि समूह एवं थैलियों का बना होता है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था कि यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होती है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाए उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवाया देता है या देती है। इसी प्रवर्धन को हम इस प्रकार से गल्जिकाए को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रवर्धन भी कहा जाता है। यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। कौन, देखिए, कोशिका भित्ति लाइसोसोम की निर्माण भी गल्जिकाए भी करता है, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया हो किसे, इसलिए किस लिए इसको यातायात प्रवर्धन भी कहा जाता है, ठीक है। अब है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लाइसोसोम क्या है। तो लाइसोसोम इसने खोज किया था, डी डुबे ने किया था, ठीक है, डी डुबे ने इसका खोज किया था। ये एक सूक्ष्म गोल टाइप का रहेगा, है ना, एक हरी झिल्ली से घिरा हुआ थैली जैसा रहेगा, ठीक है। और इसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। पूछे किसमें एंजाइम 24 प्रकार पाया जाता है, तो लाइसोसोम में पाया जाता है। इसे हम सुसाइड बेसाइलसी भी कहते हैं, जिसको आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आपको पता होना चाहिए। स्तनधारियों में लाल रक्त कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं लवक बोलता है प्लास्टिड, है ना। तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है, हरित लवक होता है, वर्णवलिक लवक होता है, वर्णी लवक होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होगा, पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसका खोज आर्टेमिड ने किया था, 1886 में किया था, ठीक है। बेंटा ने इसका नामकरण किया था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। डीएनए के केवल भी अलावा, डीएनए केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवण में भी पाया जाता है। ये डिस्कस तो पिछली क्लास में ही किए थे। चलिए, तो आंसर क्या हो जाता है इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं, क्वेश्चन से आंसर आप लोगों को फटाफट देना है कमेंट में। तो सेल वॉल बना होता है, सेल वॉल मतलब समझ रहे हैं? पहले सेल वॉल मतलब आपको जानना है। सेल वॉल को ही बोलते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब ये किससे बना होता है? तो कोशिका झिल्ली का बिल्कुल नहीं, इसको हटा दीजिए। कोशिका भित्ति ये तो खुद ही कोशिका भित्ति है, तो ये से क्या है? सेलुलोज का बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 2 कट गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा ही नहीं सभी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोशिका जो सेल वॉल बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में यदि आपसे कभी पूछेगा सेल वॉल के बारे में, ठीक है? अब देखिए, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कौन? पादप कोशिका में पाया जाता है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति पाया जाता है। ये कोशिका को निश्चित आकृति और आकार बनाए रखने में सहायता भी प्रदान करता है। कोशिका भित्ति जीवाणु को कोशिका भित्ति पेप्टिडोंगोलेन या डोंगोलेकिन का बना होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने देखा टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे दिए कमेंट पर बताइएगा ज़रूर कि आज का क्लास किस प्रकार से आप लोगों को लगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द जो है अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग को इस प्रकार से तैयारी जो है अच्छी तरह से हो सके और एक अच्छे मार्क्स से आप उत्तीर्ण हो और अपने पद पर आसीन हो, ठीक है? चलिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।